हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में मैं अनुराग आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पॉलिटी की क्लास 8th की एनसीईआरटी का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा चैप्टर 5 है, इसमें आज हम बात करेंगे न्यायपालिका की। सरकार का जो 3 अंग होते हैं, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। आज हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे न्यायपालिका, सरकार के तीसरे अंग के, शासन के तीसरे अंग के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में जिन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं न्यायपालिका से संबंधित, उनमें जो सबसे पहला है, आज की वीडियो में हम शासन के तीसरे अंग के बारे में, न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। किन मुद्दों पर, किन बिंदुओं पर जो प्रमुख चर्चा रहेगी हमारी, वो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यायपालिका की भूमिका क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, भारत में अदालतों की संरचना किस प्रकार की है, कितने स्तर की संरचना है, क्या कौन-कौन सी है, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं और हर व्यक्ति अदालत की शरण में क्या जा सकता है, इस प्रश्न को भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए प्रश्न है। प्रश्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, प्रश्न जो है संविधान सुप्रीम कोर्ट की बेसिक स्ट्रक्चर से है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर 368 आर्टिकल डज नॉट इनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके ऑप्शंस हैं गोलकनाथ केस, केस शंकरी प्रसाद केस, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस। इस प्रश्न का जो आंसर है मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं न्यायपालिका के बारे में। तो देखिए, हम सभी को पता है कि शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका करती है कानून को कानून बनाती है, नीतियों का निर्माण करती है। विधायिका कानून का निर्माण करती है और न्यायपालिका उन कानून को लागू करवाने का काम करती है। तो उसकी भूमिका अपन देख लेते हैं। न्यायपालिका की 3 प्रकार मुख्य जो भूमिका है उसको हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है उसका विवादों का निपटारा। विवाद किसी के भी बीच में हो सकता है, व्यक्ति व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, राज्यों के बीच में भी हो सकता है, या केंद्र या राज्यों के बीच में भी हो सकता है, किसी के भी बीच में हो सकता है। ठीक है ना। तो विवादों का निपटारा हो गया। इसके अलावा दूसरा इसमें आता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब है? न्यायिक समीक्षा का मतलब ये है, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि जो कानून या कानून का प्रावधान कोई भी जो जनता को पसंद नहीं आता है, तो जनता क्या करती है? उसका विरोध करती है। तो कुछ कानून ऐसे बन जाते हैं जो जिनका विरोध होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से जब विरोध होता है तो ये कानून जो है न्यायपालिका में उनके विरुद्ध जो है याचिका चली जाती है। तो इस प्रकार से जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट, जब विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है और यदि वह संविधान के अनुरूप है तो बात सही है, लेकिन यदि वह संविधान के अनुरूप या किसी उसके प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो इस प्रकार न्यायपालिका को यह शक्ति होती है, न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि वह उस कानून को क्या कर दे? असंवैधानिक घोषित कर दे। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? हम न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। तीसरा इसमें जो उसकी भूमिका है वह है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। ठीक है ना। क्रियान्वयन, देखो, कोई भी व्यक्ति है, यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यदि कोई उससे मौलिक अधिकारों का उपयोग करने से उसको रोक रहा है या उसके मौलिक अधिकारों को छीन रहा है, छीनने का प्रयास कर रहा है, तो न्यायपालिका के दरवाजे उसके पास उसके लिए हमेशा खुले हुए हैं। कभी भी न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। इस उद्देश्य से कि न्यायपालिका इस उम्मीद से भी जा सकता है कि न्यायपालिका जो है उसके साथ न्याय करेगी और उसके मौलिक अधिकारों का क्या करेगी? बचाव करेगी, उसके मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करेगी। ठीक है ना। तो ये जो है हमने न्यायपालिका की भूमिका के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। देखो दोस्तों, आप लोग सोच के देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा यदि हो, आप सोच के देखिए, यदि आपके समक्ष ऐसी स्थिति पैदा हो कि न्यायपालिका आपके साथ भेदभाव करने लगे। कैसे? एक थोड़ा-सा इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। सपोज़ दैट कि न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो नियुक्ति है, वह सरकार के
द्वारा की जाती है। अब सरकार का कोई नेता है, नेता के साथ यदि किसी का विवाद हो गया और नेता के साथ जब किसी का विवाद हो गया तो हो सकता है कि वह नेता अपने न्याय निर्णय में न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास करे, क्योंकि वो सरकार का अंग है, सरकार का हिस्सा है नेता, और सरकार ही क्या करेगी, न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी। तो यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्र रखने के लिए जो सिद्धांत अपना गया है वह है शक्तियों का बंटवारा। भाई कार्यपालिका की अलग शक्तियां, विधायिका की अलग काम है, न्यायपालिका का अलग काम है। विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देंगी। ये एक दूसरे के कार्यों में दखल नहीं देंगी। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। भाई आप लोग सोच के देखिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति विधायिका द्वारा कर दिया है या कार्यपालिका द्वारा करने लगे, तो हो सकता है कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्र भूमिका है वह खंडित हो जाए। तो न्यायपालिका अपनी जो कार्य प्रणाली में अपने न्याय निर्णय में स्वतंत्र रूप से यदि निर्णय नहीं लेगी तो जो न्याय के आदर्शों का जो बीजारोपण हमारे संविधान में किया गया था उसको फलीभूत हो पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए हमारे जो संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस तरह से किया गया है कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में ना तो दखल देंगी और ना ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में इनका कोई योगदान होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जिस तरह से भी नियुक्ति इनकी होती है न्यायाधीशों की, एक बार नियुक्ति हो जाने के पास उनको हटाना जो है, उनके हटाने के लिए प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल है। इसके आधार पर भी विधायिका और कार्यपालिका द्वारा जो शक्तियों का दुरुपयोग है वह रोक सकती हैं। ठीक है ना? हमेशा से आप देख सकते हैं कि विधायिका द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया या कार्यपालिका ने कोई आदेश दिया है, वो यदि संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो फिर क्या हो जाएगा, वह असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, जिसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, न्यायिक समीक्षा के बारे में बात की थी। ये जो है इस तरह से हमने स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बात की। इसके अलावा जो इसमें जो हमारा अगला बिंदु है, भारत में अदालतों की संरचना के बारे में। अदालतों की संरचना की जो बात की जाती है वह है, यहाँ पर 3 स्तर की होती। एक तो सर्वोच्च स्तर पर हमारा है सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश में होगा। देश में एक ही है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। हर राज्य का एक कोर्ट होता है, हाई कोर्ट बोलते हैं जिसे। ठीक है, ये हाई कोर्ट हर राज्य में है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में कितने अभी हाई कोर्ट की संख्या है। ठीक है ना? और हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिसे हम सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे जो है अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? तो ये जो है एक तरह से हम देख सकते हैं कि भारत में जो अदालतों की संरचना है ये सीधे पिरामिड के रूप में है, त्रिभुज आकार में। ठीक है ना? ये फैलती जा रही है, जितने निचले स्तर पर जाओगे सारी जगह फैलती जाएगी। तो ये जो है एक पिरामिड आकार में है। ये हमारे यहाँ भारत में अदालतों की संरचना है। इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे यहाँ संविधान में बनाई गई है वह है न्यायिक व्यवस्था में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। इसका क्या आशा है? इसका आशा है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की जो सारी अदालतें हैं उसको मानने पड़ेंगे। पहली बात, अपील की व्यवस्था को हम एक केस स्टडी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। केस स्टडी है 1980 में फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार नाम के व्यक्ति हैं और उन्होंने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत हुई कि 2 दिसंबर को 1980 को सुधा की मृत्यु हो गई अस्पताल में मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि सुधा उस समय जली हुई थी। तो सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। निचली अदालत में सुनवाई हुई। सुधा के पक्ष में कुछ पड़ोसियों ने बयान दिए कि 1 जनवरी की रात को उन्होंने सुधा की चीखें सुनी थी। मामला जानने के लिए वह लक्ष्मण के घर में घुसे और वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही हैं। और सुधा ने उन्हीं पड़ोसियों को बताया कि उनकी सास शकुंतला ने उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। ये सब केस स्टडी देखने के बाद इसमें आगे बात बढ़ती है और न्यायपालिका जो निचली अदालत में केस चल रहा है वहां पर
क्या होता है, वहां पर निचली अदालत में उन्होंने फैसला दिया, अदालत ने, कि फैसला देने से पहले लक्ष्मण सिंह और उनकी मां के बचाव में उन्होंने बताया, लक्ष्मण सिंह और मां ने कहा अपने बचाव में कि सुधा जो है दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। फिर 1983 में नवंबर के महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। अब आप सोच के देखिए, 1980 का दौर है, याद करिए, पिछले लेक्चर में मैंने कहीं आपको बताया था कि 1980 का दौर, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे थे देश में, उसके खिलाफ जो है एक तरह से बहुत गहमा गहमी मची हुई थी सारी जगह। महिला संगठनों द्वारा ही आए दिन जो है आंदोलन किए जा रहे थे, जन यात्राएं निकाली जा रही थी। तो ये सब समस्याएं ये सब का, काम चल रहे थे उस समय। तो महिला संगठनों के द्वारा जब इस तरह से मांग उठाई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट में भी क्या हो गया, अपील दायर कर दी गई और यह अपील जो है एक संगठन के द्वारा दायर की गई थी। तो 1985 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, तब पाया कि उसका फैसला जो है हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो निर्णय था उसके विरुद्ध निकला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया है, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो आप देख सकते हैं कि तीनों स्तर पर जब केस चला, निचली अदालत में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तीनों जगह जो है अलग अलग प्रकार से फैसले हमको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की जो अपील की व्यवस्था है हमारे यहाँ भारत में, अपील की व्यवस्था यह दर्शाती है कि हमारे यहाँ क्या है, एक एकीकृत न्याय प्रणाली। और आपको मैंने पहले बताया ही है कि ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों के लिए मान्य होते हैं। तो ये जो है हमारे यहाँ एक एकीकृत न्याय प्रणाली है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को। यदि मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में दोहरी न्याय प्रणाली है। संघ के जो कानून होंगे या केंद्र के जो कानून होंगे उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी होती है सुप्रीम कोर्ट की, और जो राज्य के कानून होंगे उनकी लागू करवाने की जिम्मेदारी होती है हाई कोर्ट की। तो वहां पर दोहरी न्याय प्रणाली है। अमेरिका में केंद्र के जो कानून होंगे वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू होंगे, राज्य के जो कानून होंगे वह हाई कोर्ट के द्वारा लागू होंगे। तो वहां पर क्या है, दोहरी न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक व्यवस्था है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विधि जो व्यवस्था है हमारे यहाँ उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की शाखाएं हैं, एक है फौजदारी कानून, एक है दीवानी कानून। दोनों में क्या मूलभूत अंतर है देख लेते हैं। ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित फौजदारी कानून होते हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया, जैसे चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना या हत्या कर देना। दीवानी कानून में बात करूं तो इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित जो विवाद होते हैं वह दीवानी कानून के अंतर्गत आएंगे। फौजदारी कानून में इनमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मीन्स एफआईआर दर्ज कराई जाती है, उसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है, अदालत में केस फाइल करती है। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रभावित पक्ष है उसकी ओर से अदालत में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकते हैं। फौजदारी कानून में यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और दीवानी कानून में अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकता है कि किराएदार मकान को खाली करे या बकाया चुका दे। ये जो हो मूलभूत अंतर है दीवानी कानून और फौजदारी कानून में। यदि मैं इसको एक वाक्य में कंक्लूड करूं तो फौजदारी कानून का मतलब होता है हत्या, अपराध, हत्या जैसे अपराधों से, बड़े बड़े अपराध। दीवानी कानून का संबंध केवल संपत्तियों से संबंधित होता है, प्रॉपर्टी से संबंधित होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। तो सिद्धांततः देखा जाए तो भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों में की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि
प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। आप सोच के देखिए, आज की न्याय की प्रणाली जो है बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो महंगी हो गई है। दूसरा, समय काफी लगने लगा है। तो जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए न्याय पाना एक तरह से टेढ़ी खीर हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो देखो, सभी तक न्याय की सुलभ पहुंच नहीं हो सकती है ही नहीं गरीबों के लिए। क्योंकि आप देखो, न्यायालयी प्रक्रिया में आप जाओगे, पैसा काफी खर्च करना पड़ता है। गरीब के पास तो 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो अदालती पे खर्चा कैसे उठाएगा? कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, जिसे उसको पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको जानकारी नहीं रहती, तो ठग भी जाते हैं वहां पर, ठीक है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है, जा तो सकता है लेकिन आसान नहीं है उसके लिए, ठीक है। और इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी एक न्याय व्यवस्था में एक नया इनिशिएटिव लिया गया, पीआईएल का। पीआईएल के लिए धन्य कहो आप पीएन भगवती साहब को। पीएन भगवती जो हमारे पूर्व सीजेआई रह चुके हैं, उन्होंने इस नया नवाचार जो लाया था, वो भारतीय न्याय प्रणाली में बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। पीआईएल व्यवस्था यह है कि न्यायपालिका का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह व्यक्ति यदि न्यायालय की शरण में नहीं आ सकता है, तो उसके बिहाफ पे कोई संगठन या उसका कोई जानकार संबंधी जो व्यक्ति है, वह न्यायालय की शरण में उसके बिहाफ पे आ सकता है। यहाँ तक कि न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पीआईएल एक आवेदन के माध्यम से भी हम स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कहा जाता है कि आज के समय में भारत में इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, क्योंकि बहुत समय लगता है। आज के समय में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी जगह जो है केसेस बहुत सारे पेंडिंग है। इस व्यवस्था को थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट की जो 368 के तहत संविधान की संशोधन की शक्ति है, वह यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधन करने की शक्ति नहीं है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वह है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस के पहले सुप्रीम कोर्ट विधायिका मीन्स जो हमारी संसद है, उसने 24वां संविधान संशोधन पारित करके संसद की जो आर्टिकल 368 के तहत शक्तियां प्राप्त हो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस में 24वें संविधान संशोधन की वैलिडिटी पर ही सुनवाई कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 24वां संविधान संशोधन है यह वैलिड है, संवैधानिक है, लेकिन संसद को किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट होगा संविधान का, उसको संशोधित करने की शक्ति नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण केस था, आपको याद रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो है यहाँ पर फॉर्मूला यहीं से इजाद होता है, यहीं पर सिद्धांत आया था। आप लोग याद रखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डेलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।